स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों कॉन्सेप्ट मस्ती का जो हमने पिछले संधि पे वीडियो बनाया है, तीनों वीडियो हमने बना चुका है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में। उसके बाद एक लास्ट वीडियो बनाया है कि ट्रिक से हम कैसे संधि को पहचान सकते हैं। कम समय में ट्रिक द्वारा हम संधि को कैसे पहचान सकते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि है। उसको आप ज़रूर पढ़ें, उसको पढ़ेंगे तभी ये जो PDF वाले प्रश्न हैं आपको हल करने में अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी जल्दी आप हल करेंगे। अब आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा महेंद्र। हमने ट्रिक में बताया था कि जिस शब्द में ए की मात्रा आती है वह स्वर संधि में होता है। जिस शब्द में ए की मात्रा आती है वह स्वर संधि में होता है। और स्वर संधि में हमने बताया था कि आ और ई जब मिलते हैं तो ए बनता है, यानी कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा होगी और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई की मात्रा होगी, तो दोनों मिलेंगे तो ए बनाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं तो ये पहला वाले ऑप्शन में ह में आ की मात्रा है और दूसरे शब्द में ई है, दोनों मिलकर ए की मात्रा बनाएंगे और ये दोनों मिलकर महेंद्र लिखेंगे, यानी महाधन इंद्र महेंद्र। ये पहला ऑप्शन सही है। ट्रिक द्वारा हम अच्छे से समझ जाएंगे, वो हमने बता चुके हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों हमने शुरू में ही आपको बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं और हर अपने वीडियो में मैंने बताया है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और इसके साथ ही विसर्ग संधि होती है। ये 3 होते हैं संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस तरह से आप सी वाला ऑप्शन मार देंगे, 3 संधि हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। आइए, दिग्दर्शन। हमने आपको ट्रिक वाले वीडियो में बताया था कि जिसमें कोई शब्द आधा होता है वो व्यंजन संधि में होता है। कुछ कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी वो वाला वीडियो ज़रूर आप देख लें। तो इसमें ग आधा है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगा, लेकिन ग आधा है तो यहाँ पे हमने विस्तृत वाले वीडियो में बताया था कि पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में होता है। ग तीसरा वर्ण में है, इसलिए इसका परिवर्तन जब हम पहले वर्ण में करेंगे, उल्टा करेंगे, वो मेल करने के लिए पहला वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो रहा था और जब इसका विग्रह करेंगे तो तीसरे वर्ण का परिवर्तन पहले में चला जाएगा। तो आधा ग है तो ग का 3 स्टेप पीछे जाएंगे, ग ख क, तो यहाँ आधा क हो जाएगा। यानी कि किसी ऐसा कोई विकल्प जिसके पहले शब्द में के अंत में आधा को हो, वही विकल्प सही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं तो डी वाला विकल्प सही है, दिग्दर्शन, क्योंकि इसके लास्ट में आधा को है, तो ये तरह से दिग्दर्शन हो जाएगा। दोस्तों पहला और दूसरा और तीसरा वर्ण क्या है हम आपको व्यंजन संधि में अच्छी तरीके से बता दिए, उसको आप देखकर आप जान जाएंगे और बहुत आसानी से ये प्रश्न कर लेंगे। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। महाधन ईश, पहला वाला प्रश्न ही आ गया चौथे नंबर पे। महाधन ईश दोनों मिलकर महेश बनाएंगे, हम बता दिए हैं पहले प्रश्न में ही। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, उच्छ्वास, हमने ट्रिक वाला वीडियो में बताया था कि जब कोई शब्द आधा होता है, किसी शब्द में कोई वर्ण आधा होता है तो वो व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि ये कन्फर्म हो गया। लेकिन हमने व्यंजन संधि में बताया था कि जब किसी वर्ण के अंत में आधा तो और किसी दूसरे वर्ण के शुरू में आधा सौ आता है तो आधा तो आपका आधा चौ बन जाता है और आधा सौ आपका छ बन जाता है। इस तरह से जब हम इसका विखंडन करेंगे तो ये चौ आधा तो में परिवर्तित हो जाएगा, ये छ आधा सौ में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों सही है, उत्धन श्वास, क्योंकि इसमें आधा तो भी है और आधा सौ भी है। उत्धन श्वास, उच्छ्वास, ये संधि विच्छेद के व्यंजन संधि के अंतर्गत है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए छठवें प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि हमने बताया था कोई शब्द में कोई वर्ण या तो आधे होंगे और नहीं तो उसमें जब विस्तृत हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि पहले शब्द का परिवर्तन तीसरे वर्ण में होता है, यानी कोई तीसरा वर्ण होगा तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे तीसरा वर्ण, यहाँ पे हम जब पहला चेक करते तो पहला ये स्वर संधि है सदैव, ट्रिक द्वारा हम जान गए हैं।
और मनोरथ में भी विसर्ग संधि है, यह भी हम ट्रिक द्वारा जान के गए हैं को की मात्रा है। और निर्गुण में भी आधा र है, और ट्रिक वाले संधि हमने बताया था कि आधा र रहता है तो वो विसर्ग संधि होता है। अब बचता है सदाचार, और सदाचार में बीच में द है, सदाचार में बीच में द है। और हमने बताया था कि पहले व्यंजन संधि में कि पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में होता है, तो द ये तीसरा वर्ण है, इसका पहले वर्ण में परिवर्तन करेंगे उल्टा होगा, क्योंकि मेल में हम पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तित करते हैं, लेकिन जब इसका विच्छेद करते हैं, विखंडन करते हैं, तो तीसरा वर्ण का वापस पहले वर्ण में चला जाता है। तो ये तीसरा वर्ण है, तो इसके पहला वर्ण में जाएंगे तो त होगा, क्योंकि त थ द, त भी तीसरा ऑप्शन पे है तो उल्टा चलेंगे, द थ त, तो यहाँ पे त होगा, इसलिए यहाँ पे त होगा। और ये त को जब घूम कर आएगा, जब मेल करेंगे तो ये त द बन जाएगा। उस नियम के अनुसार यहाँ पे तीसरे वर्ण में द है, अतः इसके अनुसार यहाँ पे व्यंजन संधि आपको होगी। अब स्थित वाले वीडियो में अच्छे से इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे डेफिनेटली व्यंजन संधि होगी। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। दोस्तों, ये है पितृ अनुमति। पितृ अनुमति हमने आपको स्वर संधि में जो यण संधि है, स्वर संधि में यण संधि को पढ़ाया, तो उसमें हमने बताया था कि जब री और अ मिलते हैं तो र बनता है। जब री और अ मिलते हैं तो र बनता है, और जब यही र जब त के साथ मिलता है तो दोनों मिलते हैं तो त्र बनाते हैं। इस तरह से चूँकि यहाँ पे री और अ है, दोनों मिलकर र बना दिए, और त्र जब र के साथ आएगा, त जब र के साथ आएगा त्र बन जाएगा। तो इस तरह से जो मेल होगा वो होगा पितृ नुमति। ये तीसरा ऑप्शन सही है, पितृ अनुमति। इसके बारे में हमने स्वर संधि में यण संधि जब बताया था तो उसमें विस्तृत रूप से हमने बता दिया था इसके बारे में, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसको अभी पिछला ही प्रश्न में हमने बताया था, उत्श्वास, उत्धन, श्वास, उत्श्वास, ये 2 बार आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यद्यपि, यद्यपि हमने बताया है आपको कि यद्यपि यानी कि यदि धन अपि, यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि है थोड़ा सा ये, हाँ ओके। दोस्तों, हमने आपको स्वर संधि के यण संधि में बताया था कि जब ई और अ मिलते हैं, जब ई और अ मिलते हैं तो आधा द और य बनाते हैं। यण संधि में ही हमने बताया था कि जब ई और अ मिलते हैं तो आपका मुख्य रूप से य बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ई हटता है तो आधा द हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे जो है, सॉरी 1 मिनट में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, एक बार फिर से हम लोग लाइव हो चुके हैं। आइए, तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब ई और अ मिलते हैं तो य बनता है, और यहाँ पे आधा द और ध दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ध है ये आधा द और ध से मिलकर बनता है ये ध। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एक य मिल रहा है और एक द मिला है। इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, यदि धन अपि यद्यपि। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप स्वर संधि में जब यण संधि वाला ऑप्शन देखेंगे जो हमने वीडियो बनाया है उसमें इसका उदाहरण दिया है, यदि धन अपि यद्यपि, यानी कि ई और अ मिल रहे हैं तो आधा द और य का निर्माण करेंगे। इस तरह से यद्यपि हो जा रहा है, यदि धन अपि यद्यपि। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, 10वां नंबर पे, तिरस्कार। तिरस्कार दोस्तों, हमने आपको बताया था विसर्ग संधि में कि जब किसी शब्द में आधा र या तीनों स, चाहे ये बड़ा सा हो, षटकोर सा हो या छोटा सा हो, इनमें से कोई आधा हो तो वह शब्द विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये छोटा सा आधा है, अतः ये विसर्ग संधि में आएगा। और यह भी बताया था कि जब कोई शब्द आधा होता है तो वो विसर्ग
के जगह पे लगता है, वो विसर्ग जगह पे लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम इसको अलग करेंगे तो तीर तो ऐसे ही लिखेंगे और ये आधा से उसके जगह विसर्ग लगा देंगे और आधा स के जगह पे विसर्ग लगा देंगे और उसके बाद कार हो जाएगा। तो इस तरह से हम अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। तिरह धन कार, तिरस्कार, तिरह धन कार तिरस्कार है। चलिए अब अगला प्रश्न है 11 नंबर, श्रद्धा आनंद, श्रद्धानंद। इसमें आधा ध और द है। इस तरह से आप देखते हैं श्रद्धानंद जो है ये चूँकि द और ध से इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें आ की मात्रा है। और हमने बताया था स्वर संधि में जब अ या आ और अ मिलते हैं तो आ बनाते हैं, आ और अ मिलते हैं तो आ बनाते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी बताया था हमने कि संधि में जब भी दो शब्द मिलते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो श्रद्धा तो हर जगह है, लेकिन उसके साथ अर्थ नहीं निकल रहे, एकमात्र यही निकल रहा है यहाँ पे, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद ये बनाए। क्योंकि श्रद्धा मतलब तो प्रेम होता है, लगाव होता है, आनंद मतलब प्यार होता है, खुशी होती है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की नहीं है। हमने अपने पिछले प्रश्न में ये बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 2 शायद था, उसमें हमने बताया था आपको ये होता है। तो यहाँ पे स्वर संधि हो गया, ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो गया, ये तीनों संधि के उदाहरण है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसमें है अनुस्वार संधि, कोई संधि नहीं होती, ये नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन सही है, ये स्वर संधि, ये संधि का कोई प्रकार नहीं है अनुस्वार संधि। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए उड्डयन, उड्डयन हमने आपको व्यंजन संधि में बताया था कि आपको पहले ही आपको ट्रिक वाला वीडियो में बताया था कि जब किसी शब्द में कुछ आधा कोई मात्रा होती है, आधा कोई वर्ण होता है, वो व्यंजन संधि में होता है। कुछ कंडीशन उसको छोड़ाकर विसर्ग संधि कुछ कंडीशन है और स्वर संधि कुछ कंडीशन, हल्की सी छोटी सी कंडीशन है। और उसके अलावा जितने भी वर्ड हैं सब व्यंजन संधि में आएगी। तो यहाँ से उड्डयन कन्फर्म हो गया, आधा ड है तो व्यंजन संधि में आएगा। अब व्यंजन संधि में हमने बताया था कि जब तो के साथ आपका टो आता है या डो आता है तो वहाँ पे आधा टो या डो बन जाता है, कोई इनमें से कोई एक आएगा वो आधा हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे आधा डो है, इसलिए जब हम इसका विखंडन करेंगे तो ये आधा डो आधा तो में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा उत्धन डयन। ये ड तो पहले से ही रहेगा, बस आधा का परिवर्तन हो रहा है। उत्धन डयन उड्डयन होगा। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। आपका पहला वाला विकल्प सही, उत्धन डयन उड्डयन, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत है। उसको आप देखेंगे, बहुत अच्छे से समझाया गया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। आइए 14 प्रश्न नंबर पे चलते हैं। अभिन्न, अभिन्न ये आपका अभिन्न संधि, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों अभिन्न का। ये नॉर्मल बात है, आपका बहुत नॉर्मल चीज़ है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अधन भिन्न, अधन भिन्न अभिन्न होगा। क्योंकि हमने जब संधि के शुरुआत में ही आपको बताया था कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ हो। अ का अर्थ होता है दोस्तों विशेष या फिर विलोम, विलोम भी होता है अ का अर्थ। और भिन्न का तो आप जानते हैं, भिन्न का विच्छेद हो ही नहीं सकता। इसलिए हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो पहला ऑप्शन सही है, अधन भिन्न अभिन्न, यानी कि भिन्न से अलग अभिन्न है। और बाकी सब में आ लगा हुआ है तो ये गलत है, ये गलत, क्योंकि आ का कोई अपना अर्थ नहीं होता। और यहाँ पे अ है लेकिन उसके साथ भिन्न है, भिन्न का भी कोई मतलब नहीं होता, इसलिए गलत है। अधन भिन्न अभिन्न। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्धन।
निर्धन में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि में, जो ट्रिक वाला वीडियो है मैंने उसमें बताया था व्यंजन संधि में कि जब र और तीनों स आधा आधा किसी वर्ड में हो तो वो व्यंजन संधि होता है। आप तुरंत देख कर बता देंगे। और यहाँ पे र निर्धन में आधा र है इसलिए व्यंजन संधि है, तो आप आंख मूंद कर बता सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। पहला ऑप्शन सही है। आप ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखें दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए, लधुर्मी कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो पिछला वीडियो था स्वर संधि का, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो नया शब्द तो बनाते ही, लेकिन उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है और उनके दोनों शब्दों के अंतिम वर्ण और पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तब जाकर संधि बनती है। और इस तरह से लधुर्मी जो शब्द है ये दीर्घ संधि में स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि इस हमने जब उसमें बताया था आपको कि जो दीर्घ संधि है उसमें आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है और ऊ की मात्रा होती है दीर्घ संधि में। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ध में ऊ की मात्रा है, ध में ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि का दीर्घ संधि होगा। स्वर संधि के भाग दीर्घ संधि में होगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। और थोड़ी कुछ दिक्कतें हुई है, हमने इसको ब्लर करना भूल गया है, मिस्टेक हो गई थी बाई चांस। ये यहाँ पे आपको उत्तर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आप स्थिति को समझे क्या चीज़ है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर भी हमने उत्तर लिख दिया, इसको हम पहले से ब्लर कर देते हैं। तथैव जो है आपका, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऐ हमने 60 ट्रिक वाले वीडियो में बताया था कि जिस शब्द में ऐ की मात्रा होगी वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और स्वर संधि में हमने बताया था कि जब आपका स्वर संधि में जब हमने बताया था कि जब आ और ए मिलते हैं तो आय बनाते हैं, या फिर अ और ए मिलते हैं तो आपका आय बनाते हैं। इस तरह से आपका देखते हैं कि चौथे वाले ऑप्शन में था में आ भी है और एवं में ए भी है। इस तरह से दोनों मिलकर आय बनाएंगे तो तथैव का संधि विच्छेद होगा तथा धन एवं तथैव। ये डी वाला ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो तीनों लास्ट के वर्ण होते हैं क ख ग में, आपका त्र हुआ और छ हुआ और ज्ञ, छ त्र ज्ञ, छ त्र और ज्ञ, ये तीनों किस वर्ण से मिलकर बने हुए? ये भी अक्सर पेपर में पूछ देता है। ये भी एक संधि का ही उदाहरण है। तो आपको त्र मैंने बताया था पीछे वाले प्रश्नों में कि त और र मिलकर त्र बनाते हैं, और जो छ होता है क और आधा ये षटकोश मिलकर, आधा क और षटकोश मिलकर छ बनाते हैं। इस तरह से आप पहला विकल्प लगा सकते हैं, आधा क और स मिलकर छ बनाएंगे, छत्र छ बनाएंगे। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जगन्नाथ आपका जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण? इसमें भी मैंने उत्तर पहले से कर दिया, ये थोड़ा मेरी मिस्टेक है, माफ़ी मैं चाहूँगा, गलतियाँ बार बार हो रही हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? मैंने बताया था आपको जब 60 ट्रिक वाले वीडियो में कि जब किसी शब्द में आधा कोई वर्ण होता है तो उसमें व्यंजन संधि होती है। और इसमें देख रहे हैं जगन्नाथ में आधा न है, अतः यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। आप 60 ट्रिक वाला वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम व्यंजन संधि का लगाते हैं, चूँकि उत्तर इसमें दिया है, उत्तर ए है, इसलिए वो व्यंजन संधि है। आइए अगले प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? हमने आपको बताया था विसर्ग संधि में 60 ट्रिक वाले वीडियो में कि जब किसी शब्द में आधा र हो
जबकि शब्द में आधा र हो और या फिर तीनों स में से बड़ा स, षटकोर स, छोटा स में से कोई आधा हो तब वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। यहाँ पे आधा र है, अतः यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि में हमने बताया था कि जो आधा होता है वो विसर्ग का काम करता है, अतः पुनः धन है, यानी कि आधा र बराबर विसर्ग का जो चिन्ह है वो लग जाएगा। वह कि जहाँ आधा र है वहीं पे हम विसर्ग लगा देंगे तो उसका विच्छेद हो जाएगा। आइए देखते हैं, करते हैं। पुन और इसके बाद आधा र है तो पुनः, आधा र की जगह विसर्ग लग जाएगा। उसके बाद जन्म है तो जन्म वैसे ही का वैसे रहेगा, यानी कि पुनः जन्म, पूर्व जन्म, पुनः जन्म, ये दोबारा जन्म हुआ हो तो अब पुनः जन्म, इसमें कौन सा है सही? तो सी वाला ऑप्शन सही है, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म। चूँकि ये उत्तर भी इसमें दे दिया है, बाई मिस्टेक आ गया है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। इत्यादि में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब स्वर संधि आप पढ़े थे और स्वर संधि में हम यण संधि में बताया था। चूँकि ट्रिक वाला वीडियो मैंने बताया था कि जब कोई आधा वर्ण य और व और र के साथ आ जाए, य व र के साथ कोई आधा वर्ण आए तो वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। लेकिन स्वर संधि में भी जब इसका भी एक वीडियो बना देंगे, स्वर संधि का जो 5 जो भाग हैं उनका ट्रिक द्वारा कैसे उनको पहचान सकते हैं, इसका भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उसे जान जाएंगे। तब तक आप समझिए कि जो इन तीनों वर्ण के साथ अगर आधा वर्ण कोई आए तो ये स्वर संधि में यण संधि के अंतर्गत आएंगे, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। इत्यादि है, इसमें आधा तो के साथ यह भी है तो ये यण संधि होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला शब्द प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त कौन सी संधि है? दोस्तों हमने विसर्ग संधि में आपको बताया था ट्रिक वाले वीडियो में कि जब किसी शब्द में आधा र और तीनों स में से कोई आधा आता है, आधा र हो या तीनों स में से कोई आधा आता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। इसलिए चूँकि यहाँ पे आधा बड़ा स आया है हरिश्चंद्र में यहाँ पे, इसलिए ये विसर्ग संधि होगी। ये तीसरा ऑप्शन सही है, विसर्ग संधि होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। महाधन उदय, हमने आपको संधि में बताया था कि जब आपका आ धन उ मिलते हैं तो ओ बनाते हैं, आ धन उ मिलते हैं तो ओ बनाते हैं, यानी कि आ धन उ मिलते हैं तो ओ बनाते हैं। आपको हमने पहले ही ये बता दिया है, गुण संधि में आपको इसको बताया है मैंने कि आ धन उ मिलते हैं तो ओ बनाते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं, महा में हा में आ है और उ है, ये दोनों मिलकर ओ का मात्रा करेंगे तो दोनों मिलेंगे तो महोदय हो जाएंगे। महोदय, ओ का मात्रा ह पे लगेगा तो महोदय, यानी कि महाधन उ महोदय, इसमें पहला ये ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख चुके ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को हमने बताया था कि ये स्वर संधि में, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। और ये हमने अभी बताया है आपको कि य के साथ तो चूँकि जुड़ा हुआ है, य व र के साथ कोई वर्ण जुड़ता है तो य र व का जो सेंस होता है यण संधि में आता है। और इसके बाद ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपको अगला प्रश्न 25, यदि ई बड़ी ई छोटी ई उ बड़ा उ और री के बाद कोई अन्य भिन्न आए और उसके साथ य, तो उनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है। इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है तो उसमें कौन सी संधि होती है? अभी ऊपर वाले वीडियो में हमने बताया है कि जब य व र आता है तो वो यण संधि में होता है, तो ये स्वर्ण संधि के यण संधि में आएगा। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो आप स्वर संधि वाला वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, संविधान। संविधान में कौन सा आपका भी प्रश्न अगर आ जाए कि संविधान में कौन सी संधि है तो आप कैसे बताएंगे? आपको हमने पहले ही बता दिया था कि जब किसी शब्द में कोई आधा वर्ण होता है या फिर उन शब्दों का एक सार्थक अर्थ भी होता है, इसलिए चूँकि ये इसमें संविधान में आधा म लगा हुआ है,
आप देख रहे हैं कि संविधान में आधा म लगा हुआ है। जो हमने आपको वीडियो में जो व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे, उस व्यंजन संधि के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब आधा म होता है तो वह अंक की मात्रा बन जाता है। जो आधा म होता है वो अंक की मात्रा बन जाता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो संविधान है इस पे 100 पे अंक की मात्रा लगी हुई है। जो अंक की मात्रा हम जब हटाएंगे तो यह आधा म हो जाएगा, विधान वैसे ही आ जाएगा। तो सम तब बनेगा आपका विग्रह समधन विधान संविधान, समधन विधान समधन विधान संविधान। ये तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। यह चूँकि हमने बताया था आपको ट्रिक में भी कि जब कोई मात्रा आधी होती है, जब कोई वर्ण, तो वह व्यंजन संधि में आता है। इसे आप देख सकते हैं म आधा है, अंक की मात्रा में परिवर्तित हो गया है, इसलिए व्यंजन संधि। तीसरा ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जब किसी संधि में आपका ओ का मात्रा लगा होता है तो वो कुछ कंडीशन के साथ, यानी पहले तीसरे चौथे और पाँचवें वर्ण, यानी 345 वाले वर्ण और य र ल व ह के साथ अगर कोई ओ की मात्रा लगी होती है तो वह विसर्ग संधि में है। और चूंकि न ये चौथे वर्ण में आता है तो ध न, ये न चौथे वर्ण का सदस्य है, इसलिए यहाँ पे आपको विसर्ग संधि होगी। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। आप एकदम शॉर्ट ट्रिक वीडियो से देखकर आप पहचान जाएंगे। मनोविज्ञान यानी कि आपका विसर्ग संधि, इसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में भी हमने आपको बता दिया है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रत्यक्ष। अभी आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, चूँकि उसमें संधि पूछा था और मैंने बताया था कि स्वर संधि में जब किसी संधि में किसी शब्द में आधा वर्ण हो और उसके साथ य व और र, य व और र लगा हो, यानी कि य व र के साथ आधा वर्ण लगा हो, तो वो स्वर संधि होती है और उसमें भी वो यण संधि के अंतर्गत आता है। तो यण संधि में हमने बताया था कि जब यण संधि जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब कोई किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई हो, अंतिम वर्ण में ई हो और अंतिम वर्ण में ई हो और दूसरे शब्द में अ हो, तो वो दोनों मिलकर य बनाते हैं। य के साथ साथ जो पहला वर्ण होता है वो आधा जुड़ जाता है। जो पहला वर्ण य के साथ होता है वो जुड़ जाता है, यानी कि तो आधा होकर जुड़ जाएगा। इस तरह से आपका बनेगा प्रतिधन अच प्रत्यक्ष। 28 का ए सही है, प्रतिधन अच प्रत्यक्ष। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपको